हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों आज का यह सेशन झारखंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। इसमें हम लोग हर दिन की तरह देखेंगे झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स को व्याख्या के साथ, कुछ वन लाइनर्स के फॉर्म में, एक अभ्यास प्रश्न भी होगा इसमें, और अंत में सेशन के अंत में देखेंगे झारखंड जीके यानी स्टैटिक जीके। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं इस सेशन को। सबसे पहले देखते हैं पिछले वीडियो का अभ्यास प्रश्न। आइए इसका उत्तर और इसका विवरण देखते हैं। लास्ट वीडियो का प्रश्न था दोस्तों, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत कितनी छात्राओं को आर्थिक लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऑप्शन ए 6.5 लाख, ऑप्शन बी 8.5 लाख, ऑप्शन सी 9 लाख अथवा ऑप्शन डी 10 लाख। दोस्तों आपको बता दें कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत छात्राओं को यानी 9 लाख छात्राओं को आर्थिक लाभ देने का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित कर रखा है। आइए इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने 9 लाख छात्राओं को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत आर्थिक लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 2023-24 के बजट में इसके लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। आपको बता दें कि यह योजना देश के प्रथम शिक्षक महान समाज सेवी सावित्रीबाई फुले के नाम पर शुरू किया गया था। योजना का लाभ वर्तमान में अभी करीब 6.5 लाख किशोरियों को दिया जा रहा है। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो महिला सशक्तिकरण, बाल विवाह जैसे कुप्रथा को खत्म करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आर्थिक सहायता की बात करें तो कुल 6 किस्तों में आर्थिक सहायता दी जाती है किशोरियों को और कुल 40,000 दी जाती है। आपको बता दें कि जब बालिका का एडमिशन क्लास 8 में होता है तो उसे 2,500 रुपया दिया जाता है, क्लास 9 के एडमिशन में 2,500 रुपया, इसके अलावा क्लास 10, 11 और 12 के एडमिशन में 5-5 हज़ार रुपये क्रमशः दिया जाता है। और बच्ची जब बालिग हो जाती है यानी 18-19 वर्ष की हो जाती है उस समय उसे 20,000 रुपये का राशि एक मुश्त दिया जाता है, यानी कुल 40,000 रुपये एक इस योजना के तहत राशि किशोरी को दिया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब करंट अफेयर्स से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, रांची के धुर्वा स्थित स्मार्ट सिटी में देश का कौन से नंबर का ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क बनने जा रहा है। ऑप्शन ए 10वां, ऑप्शन बी 11वां, ऑप्शन सी 12वां अथवा ऑप्शन डी 13वां। सही उत्तर है ऑप्शन बी 11वां ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क बनने जा रहा है और यह देश का 11वां पार्क है। आइए इसे भी जानते हैं डिटेल में। आपको बता दें कि रांची के धुर्वा स्थित स्मार्ट सिटी में लगभग 4.25 एकड़ ज़मीन पर देश का 11वां ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क बनने जा रहा है और पार्क के निर्माण में करीब 14 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आपको बता दें कि इसका उद्देश्य है छोटे बच्चों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताना, यानी वाहन चलाने के तरीके और ट्रैफिक से जुड़े चिन्ह और नियमों की जानकारी बच्चों और साथ ही उनके अभिभावकों को देना इसका मुख्य उद्देश्य है। वहीं अंडरपासेस, सिग्नल्स, रेलवे गेट्स व सड़क के तीखे मोड़ सहित अन्य स्थानों पर लगे साइन बोर्ड्स, विभिन्न प्रकार के गाड़ियों की गति कहां पर क्या होनी चाहिए, इसके अलावा वाहनों के ओवरटेक करने से होने वाले नुकसान संबंधी जानकारी बच्चों को ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क के सहायता से दी जाएगी और बच्चे इसे आसानी से सीख पाएंगे। पार्क में बच्चों के मनोरंजन के लिए साधन भी उपलब्ध होंगे, खेलकूद व बैटरी वाहन की व्यवस्था होगी और बैटरी गाड़ी चलाते वक्त ट्रैफिक सिग्नल्स की महत्ता की भी जानकारी बच्चों को दी जाएगी। ये था दोस्तों प्रश्न नंबर 1। आइए देखते हैं अब दूसरे नंबर प्रश्न को। और आज का दूसरा नंबर प्रश्न है, फिल्म रैट ट्रैप जिसे कोलकाता में आयोजित 6ठे साउथ एशियन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में सत्यजीत राय सिल्वर अवार्ड फॉर सेकंड बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है। ऑप्शन ए मानव तस्करी, ऑप्शन बी कोयला मजदूरों पर आधारित है, ऑप्शन सी UCIL यानी यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो मजदूर हैं उस पर आधारित है, अथवा ड्रग्स तस्करी पर आधारित है। इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी कोयला मजदूरों पर आधारित है यह फिल्म रैट ट्रैप, जिसे सत्यजीत राय सिल्वर अवार्ड फॉर सेकंड बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि कोयला मजदूरों पर बनी फिल्म रैट
ट्रैप को कोलकाता में आयोजित छठे साउथ एशियन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में सत्यजीत रे सिल्वर अवार्ड फॉर सेकंड बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 3 से 8 जुलाई 2023 तक कोलकाता के नंदन फिल्म एंड कल्चरल सेंटर में आयोजित किया गया था। आइए जानते हैं रेड ट्रैप के बारे में। आपको बता दें कि रेड ट्रैप उन कोयला मजदूरों की कहानी है जो चोरी छिपे कोयला निकालकर शहरों में बेचते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं। इस काम के दौरान कई बार इनके साथ दुर्घटना भी हो जाती है और लोग उसमें दबकर मर भी जाते हैं। ऐसे ही विषय पर आधारित है फिल्म रेड ट्रैप। आपको बता दें कि इसके डायरेक्टर हैं रूपेश कुमार साहू और इसके प्रोड्यूसर हैं मेघनाथ और बीजू टोप्पो। आइए देखते हैं तीसरे नंबर प्रश्न को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य को आधुनिक सुविधा से लैस कितने एम्बुलेंस की सौगात दी है? ऑप्शन ए 56, ऑप्शन बी 106, ऑप्शन सी 206 अथवा ऑप्शन डी 256। इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 206। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य को आधुनिक सुविधा से लैस 206 एम्बुलेंस की सौगात दी है। ये 206 एम्बुलेंस आधुनिक सुविधा से लैस होगी, जिसमें 51 एम्बुलेंस एडवांस लाइफ सिस्टम से लैस होगी। इसके अलावा 131 एम्बुलेंस ऐसे होंगे जिसमें बेसिक लाइफ सिस्टम होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 5 मेडिकल मोबाइल यूनिट्स की भी शुरुआत की है, जिसके लिए इस्माइल फाउंडेशन के साथ MOU भी किया गया। आपको बता दें मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ममता वाहन ऐप, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना ऐप और आयुष्मान ऐप का भी शुभारंभ किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि एम्बुलेंस का संचालन नए ऐप के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा को सरल और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है और राज्य के जन जन तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने का उद्देश्य है एम्बुलेंस का शुरू किया जाना। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, कुछ दिनों पहले साहेबगंज एरिया में बोट एम्बुलेंस शुरू किया गया। कुछ दिनों पहले एयर एम्बुलेंस भी शुरू किया गया था झारखंड सरकार के द्वारा। तो स्वास्थ्य पर किए गए कार्यों में ये कार्य और उपलब्धियां हैं झारखंड सरकार की अब तक। इसके अलावा आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए फ़िलहाल सभी पंचायतों में दवा दुकानें भी खोली जा रही है और अब तक दवा दुकान खोलने के लिए अब फार्मा डिग्री की ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि पढ़े लिखे शिक्षित युवा खुद दवा दुकान चला सकेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में। साथ ही उन्होंने झारखंड में भव्य मेडिकल कॉलेज की शुरुआत जल्द करने की घोषणा की है, जिसकी घोषणा दोस्तों हाल ही में की है। रांची में इसे खोला जाएगा, जिसमें वैश्विक स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, आयरलैंड में 3 से 9 जुलाई 2023 तक आयोजित यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में तीरंदाज गोल्डी मिश्रा ने टीम इवेंट में कौन सा पदक हासिल किया है? ऑप्शन ए गोल्ड मेडल, ऑप्शन बी सिल्वर मेडल, ऑप्शन सी ब्रॉन्ज मेडल अथवा ऑप्शन डी गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी ब्रॉन्ज मेडल। आइए जानते हैं गोल्डी मिश्रा के बारे में और उनकी उपलब्धियों के बारे में। आयरलैंड में 3 से 9 जुलाई के बीच यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इसमें झारखंड के बोकारो के चंदन क्यारी के तीरंदाज गोल्डी मिश्रा ने भारतीय टीम की ओर से खेलते हुए टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। आपको बता दें कि गोल्डी टाटा आर्चरी एकेडमी जमशेदपुर से जुड़े हुए तीरंदाज हैं। आइए आपको बताते हैं इनकी उपलब्धियों के बारे में। दोस्तों गोल्डी मिश्रा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। 2021 में महाराष्ट्र में हुए सब जूनियर नेशनल आर्चरी कंपटीशन में 3 गोल्ड मेडल इन्होंने झारखंड के लिए जीता है। 2021 में ही जमशेदपुर में आयोजित सीनियर नेशनल आर्चरी कंपटीशन में 1 गोल्ड मेडल व 1 सिल्वर मेडल व 2022 में जम्मू कश्मीर में सीनियर नेशनल आर्चरी कंपटीशन में 3 सिल्वर मेडल हासिल किया है। इसके अलावा 2022 में गुजरात में जो नेशनल गेम्स हुआ था, यानी 36वां नेशनल गेम्स, उसमें भी तीरंदाजी प्रतियोगिता में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। आयरलैंड में 3 से 9 जुलाई 2023 तक आयोजित यूथ वर्ल्ड आर्चरी कंपटीशन में गोल्डी ने इसी वर्ष जो 3 से 9 जुलाई के बीच हुआ उसमें ब्रॉन्ज मेडल झारखंड के लिए हासिल किया है। यह है गोल्डी मिश्रा की उपलब्धि। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को। राज्य के प्रत्येक जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्रामीणों को दवाइयाँ
सुलभतापूर्वक उपलब्ध कराने हेतु कितने आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं? ऑप्शन ए 143, ऑप्शन बी 243, ऑप्शन सी 443 अथवा ऑप्शन बी 543। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी 543। आपको बता दें कि राज्य में प्रत्येक जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत के ग्रामीणों को दवाइयाँ सुलभतापूर्वक उपलब्ध हो सके, इसी उद्देश्य से सुदूर गांव में कम से कम एक दवा दुकान स्थापना का सरकार का उद्देश्य है और यह सरकार करने जा रही है। इसके तहत अब तक पूरे राज्य में दवा दुकान के लिए 543 आवेदन स्वीकृत भी किए जा चुके हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री का लक्ष्य ग्रामीणों को ससमय दवा उपलब्ध कराना और शिक्षित ग्रामीणों को रोजगार एवं आय के स्रोत का साधन में वृद्धि करना है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर लाइसेंसधारी द्वारा संबंधित पंचायत के ग्रामीणों को विभागीय हेल्पलाइन नंबर यानी 104 के साथ समन्वय स्थापित करते हुए टेलीमेडिसिन और टेली कंसल्टेंसी फैसिलिटीज़ की निःशुल्क सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत लाइसेंस होल्डर्स को अनुमान्य सहायता यानी एस्टिमेटेड असिस्टेंस उपलब्ध कराए जाने की भी बात कही गई है। आइए दोस्तों, अब बारी है वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ प्रश्नों को जानने की। पहला प्रश्न है, गोला रामगढ़ में किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? इसका उत्तर है दोस्तों विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के अंतर्गत गोला रामगढ़ में एक डिग्री महाविद्यालय का निर्माण झारखंड सरकार करने जा रही है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के सौजन्य से 300 बेड वाले अस्पताल का निर्माण झारखंड के किस शहर में किया जाएगा? उत्तर है गोड्डा के महागामा में। आपको बता दें कि CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कंपनीज़ को 2% शुद्ध आय का समाज के बेहतरी हेतु खर्च करना पड़ता है और इसी के तहत ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने 300 बेड वाले अस्पताल के निर्माण का निर्णय लिया है, जिसे गोड्डा के महागामा में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में देश का पहला गिलोय प्रोसेसिंग एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना किस विश्वविद्यालय में की गई है? उत्तर है BAU रांची यानी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची में इसकी स्थापना की गई है और यह देश का पहला गिलोय प्रोसेसिंग एंड रिसर्च सेंटर होगा। झारखंड में पशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवा किस जिले में शुरू की जाएगी? इसका उत्तर है दुमका। दुमका से झारखंड का पहला पशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू करने जा रही है झारखंड सरकार। नक्सल प्रभावित क्षेत्र बूढ़ा पहाड़ को आज़ाद कराने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया गया था? दोस्तों इसके लिए 3 ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन बुलबुल और ऑपरेशन थंडर। इन तीनों ऑपरेशन के तहत ही गढ़वा के आसपास के क्षेत्र में स्थित बूढ़ा पहाड़ को नक्सल प्रभावित एरिया से मुक्त करा दिया गया। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अभ्यास प्रश्न को। और आज का अभ्यास प्रश्न है, किस रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि वर्ष 2060 तक झारखंड का 33% हिस्सा अत्यधिक ड्राई जोन बन जाएगा? ऑप्शन ए IIT बॉम्बे, ऑप्शन बी IIT खड़गपुर, ऑप्शन सी IIT दिल्ली अथवा ऑप्शन डी IIT ISM धनबाद। इसका जवाब दोस्तों आप कमेंट में करके जवाब दे सकते हैं। आइए देखते हैं अब कुछ ट्रेडिशनल अफेयर्स के प्रश्नों को। प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के धरातलीय स्वरूपों में सबसे ऊंचा भूभाग है? ऑप्शन ए पाट क्षेत्र, ऑप्शन बी रांची पठार, ऑप्शन सी हजारीबाग पठार अथवा ऑप्शन डी निचली नदी घाटी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पाट क्षेत्र, यानी झारखंड का जो पाट क्षेत्र है वह झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है। आइए इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। उसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए पाट क्षेत्र है। झारखंड के धरातलीय स्वरूपों यानी लैंड फॉर्म्स ऑफ झारखंड में पाट क्षेत्र की ऊंचाई सबसे अधिक है, पारसनाथ पहाड़ी को अगर छोड़ दिया जाए तो। और इसकी औसत ऊंचाई की बात करें यानी पाट क्षेत्र की, तो यह लगभग 900 से 1100 मीटर है, जो लगभग 3000 फीट बैठता है। यह नेतरहाट, यहाँ पे नेतरहाट सबसे ऊंचा क्षेत्र है और इसका विस्तार यानी पाट क्षेत्र का विस्तार लातेहार, लोहरदगा और गुमला जिलों तक है।
पाट क्षेत्र का विस्तार आपको बता दें कि रांची के उत्तर पश्चिमी हिस्से से लेकर पलामू जिले के दक्षिणी हिस्से तक फैला हुआ है। पाट क्षेत्र की सबसे ऊपरी परत लेटराइट से निर्मित होती है, यानी डेक्कन लावा के अवशेष पाए जाते हैं इस क्षेत्र में। और इस क्षेत्र में मिलने वाली मिट्टी लाल मिट्टी होती है और जिसमें उर्वरता की कमी होती है, यानी फर्टाइल नहीं होता है ये मिट्टी। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब वन लाइनर के फॉर्म में कुछ ट्रेडिशनल अफेयर्स को। पहला प्रश्न है दोस्तों, हरी पहाड़ी नामक झील किस वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र के अंदर आता है? और उत्तर है तोपचांची वन्य जीव अभयारण्य। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, तोपचांची वन्य जीव अभयारण्य धनबाद क्षेत्र में स्थित है और इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। अगर इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया लगभग 9 स्क्वायर किलोमीटर है और NH के बगल में ही यह स्थित है तोपचांची वन्य जीव अभयारण्य, और इसी के अंदर स्थित है हरी पहाड़ी जो एक झील है। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति में अविवाहितों के एक संगठन युवा गृह क्या कहलाता है? उत्तर है घुमकुड़िया। आपको बता दें कि उरांव जनजाति में अविवाहितों के लिए जो संगठन है वह है घुमकुड़िया, और इसकी 2 शाखाएं होती है। एक शाखा है जोक एरपा जो लड़कों के लिए होता है, और दूसरा होता है पेल एरपा जो लड़कियों के लिए होता है। तो इस तरह घुमकुड़िया का 2 शाखा है, जोक एरपा और पेल एरपा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस फसल की झारखंड में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उपलब्धता है? दोस्तों आपको बता दें कि सर्वाधिक उपलब्धता झारखंड में धान का यानी पैडी का है। अगर प्रमुख फसल की बात करें तो प्रमुख फसल भी झारखंड में धान ही है, और 2021-22 में 19 लाख टन लगभग धान का उत्पादन हुआ था। और कुल खाद्य उत्पादन की बात करें तो 21-22 के दौरान लगभग 48 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन झारखंड में हुआ था। वहीं आपको दोस्तों एक और बात बता दें कि पलामू एक ऐसा क्षेत्र है जहां मक्का, गेहूं और दलहन तिलहन सर्वाधिक मात्रा में होता है, यानी पलामू में मक्का, गेहूं और दलहन तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, विश्व में पहली बार किसके देखरेख में पगमार्क गणना यानी फुटप्रिंट काउंट के रूप में बाघों की गणना की गई थी? इसका उत्तर है J.W. निकोलसन। आपको बता दें दोस्तों कि ये 1932 में पहली बार फुटप्रिंट के आधार पर बाघों की गणना की गई थी, और यह क्षेत्र था वर्तमान में जो क्षेत्र है पलामू वन्यजीव अभयारण्य, टाइगर रिजर्व और बेतला नेशनल पार्क, उसी क्षेत्र में यह गणना की गई थी 1932 में। और यह गणना की गई थी उस समय के DFO यानी डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर J.W. निकोलसन के द्वारा। उस समय पलामू वन्यजीव अभयारण्य या बेतला नेशनल पार्क या पलामू टाइगर रिजर्व नाम से कोई स्थान नहीं था। बाद में इसका नामकरण किया गया, लेकिन पहली बार 1932 में ही पगमार्क गणना के आधार पर विश्व में पहली बार बाघों की गणना की गई थी, और यह इसी क्षेत्र में की गई थी, यानी बेतला वाले क्षेत्र में, पलामू और लोहरदग्गा वाले क्षेत्र में। अगला प्रश्न है दोस्तों, शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को किस क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? आपको बता दें कि शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, पद्म भूषण देश का तीसरा सबसे बड़ा अवार्ड है। सबसे बड़ा भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण और फिर पद्म भूषण। आपको बता दें कि शैलेश कुमार बंदोपाध्याय का जन्म चक्रधरपुर में हुआ था, और 2010 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। एक बात और बता दें दोस्तों आपको, अभी तक झारखंड में कुल 4 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। एक व्यक्ति को किया गया था झारखंड गठन से पहले, जो उनका नाम था कुछ मोदी करके दोस्तों नाम था, नाम याद नहीं है। वो व्यापार के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र से, समथिंग मोदी उनका नाम था। लेकिन झारखंड गठन के बाद जो जिन 3 लोगों को दिया गया है, वो एक तो हैं शैलेश कुमार बंदोपाध्याय जिन्हें 2010 में दिया गया, दूसरा है महेंद्र सिंह धोनी जिन्हें 2018 में
पद्म भूषण से दिया गया है और 2019 में दिया गया था करिया मुंडा को, जो पूर्व मंत्री रहे हैं और खूंटी के सांसद भी रहे हैं। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।